नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव एवं विद्यार्थीगण को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपने कुछ विचारों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने विचारों को शुरू करता हूँ 1931 23 मार्च की एक रात की बात से, जब एक 23 साल के नौजवान क्रांतिकारी को अंग्रेज़ पकड़कर जेल में डाल देते हैं। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो अपने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो अपने देश को आज़ाद कराना चाहता था। परंतु जैसा कि हम सभी ये जानते ही हैं कि अंग्रेज़ी कभी नहीं चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो। इसीलिए उन्होंने उस नौजवान को फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी पर चढ़ने के कुछ समय पहले उस नौजवान युवक की माँ उससे मिलने आती है। जब उसकी माँ जेल के मेन गेट पर पहुंचती है तो वहाँ का जेलर उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है, माँ जी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। यदि मैंने आपको अंदर जाने दिया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ये मेरे नियमों के खिलाफ है। ये सुनकर उस नौजवान युवक की माँ ने बोला, सुनो बेटा, मेरे बेटे के पास सिर्फ कुछ ही पल बचे हैं। मुझे उससे कुछ आखिरी बातें करनी हैं। कृपया करके मुझे उससे सिर्फ एक बार आखिरी बार मिलने दो। जेलर भी एक भारतीय था। उसका भी माँ जी की बात सुनकर दिल पिघल जाता है। वो कहते हैं ना, दया ही धर्म का मूल है। मानवता के नाते वो जेलर माँ जी को उनके बेटे से मिलने की अनुमति दे देता है। जेलर माता जी को उस कोठरी की तरफ ले जाता है जहाँ पर उस युवक को रखा गया होता है। सन 1931 23 मार्च की वो रात ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही काली थी। चारों ओर घना सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे के बीच एक जेल के कोने में एक 23 साल का क्रांतिकारी युवक बैठा हुआ था। तभी वो जेलर वहाँ पर आता है और उनसे कहता है, साहब, आपकी माँ आपसे मिलने आई है। ये सुनकर वो युवक थोड़ा प्रसन्न तो हो जाता है, परंतु वह कतराते हुए बोलता है, मैं अपनी माँ से किस मुँह से बात करूँगा? कृपया करके उनसे कह दीजिए कि मैं नहीं हूँ। तभी उसी समय उस युवक की माँ वहाँ पर आ जाती है। अपनी माँ को सामने देख वो युवक अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अपने बेटे को सही सलामत देख उस माँ के दिल को भी थोड़ा सुकून मिलता है। माँ को पता था कि बेटे को फांसी होना निश्चित है। बेटे को भी पता था कि माँ को पता है कि मुझे फांसी होना निश्चित है। पर फिर भी वह युवक मुस्कुरा कर बोला, माँ आप यहाँ, मुझे पता था आप मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। उस रात उस घने सन्नाटे के बीच एक माँ और बेटे के बीच वो आखिरी बातचीत और वो आखिरी मुलाकात न सिर्फ शब्दों के आदान प्रदान की बातचीत थी, बल्कि एक माँ के साहस, सम्मान एवं उसके एक जवान बेटे के बलिदान के संकल्प की कहानी थी। माँ की आंखों में आंसू थे। आंसू होंगे ही ना, क्योंकि कोई भी माँ अपने जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने फांसी पर चढ़ता हुआ नहीं देख पाएगी। पर फिर भी वो माँ अपने बेटे से बोलती है, बेटा, तूने जो किया है मुझे उस पर नाज है। ये दुनिया तेरे बिना कैसी होगी, मैं तुझे हर पल याद करूँगी। वह युवक अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है, उनके हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है और उनसे कहता है, माँ, मुझे पता है मेरा ये निर्णय तेरे लिए कितना दुखदायी है, पर मैंने हमेशा अपने देश के प्रति मरने और जीने की कसम खाई थी और आज वही दिन है। उस माँ ने अपने बेटे को दुलारते हुए कहा, बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने खोता हुआ नहीं देखना चाहेगी। तेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तूने जो किया है वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, परंतु एक माँ का दिल अपने बेटे के बिना कैसा रहेगा वो सिर्फ एक माँ ही जानती है। मैं तेरी यादों को तो जिंदा रख लूँगी, पर मैं तेरी यादों को तो जिंदा रख लूँगी, पर मैं तेरे उस शव को कैसे उठाऊँगी जिसे बचपन में मैंने अपने इन्हीं हाथों से खाना खिलाया था, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है। ये कहकर वो दोनों थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर वो 23 साल का क्रांतिकारी युवक उस खामोशी को चीरता हुआ कहता है, माँ, मुझे पता है वो पल तेरे लिए कितना कठिन होगा, पर मेरी मृत्यु बेकार नहीं जाएगी। मैं उन लाखों लोगों के लिए मर रहा हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता की राह देखी है। मेरा बलिदान एक दिन इस देश को आज़ाद कराएगा। वह युवक और कोई नहीं, महान शूरवीर शहीद भगत सिंह ही थे। वे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, तू मुझे खोने की फिक्र मत करना, क्योंकि अगर मैं आज एक भगत सिंह अपना बलिदान दे दूंगा तो कल इस देश में हज़ारों भगत सिंह पैदा होंगे, लाखों भगत सिंह पैदा होंगे, जिनमें तेरे बेटे की छवि दिखाई देगी। बस तू मेरे जाने के बाद मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं आज़ादी का सारा जश्न अपनी उस तस्वीर के सहारे देख सकूँ। ये कहकर 23 साल के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी पर झूले।
और लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों की यही बाकी निशान होगी। कभी ऐसा भी दिन आएगा जब अपनी ही ज़मीन होगी और अपना ही आसमान होगा। 23 साल के भगत सिंह को फांसी पर हंसते हंसते झूलना मंजूर था, पर गुलामी में जीना कभी उन्होंने कबूल ही नहीं किया। ऐसे ही कई नाम थे इतिहास में, ऐसे ही कई क्रांतिकारी थे इतिहास में, जिनमें से तो हम सिर्फ कुछ ही का नाम जानते हैं। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, सत्येंद्र नाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई। अगर मैं नाम बोलता रहूँगा तो कई दिन बीत जाएंगे पर नाम खत्म नहीं होंगे। इन सब से हमें सीखने की ज़रूरत है कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर पहल तू चुन दे, काफिला खुद ही बन जाएगा। कुछ नशा तिरंगे की मान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। कुछ नशा तिरंगे की मान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान के सम्मान का है। हमारे झंडे के सबसे ऊपर केसरिया रंग हमारे देश के साहस एवं ताकत का प्रतीक है। बीच का सफ़ेद रंग शांति, सद्भावना एवं सभी धर्मों की समानता का प्रतीक है। सबसे नीचे का हरा रंग हमारे देश के विकास, प्रगति एवं उन्नति का प्रतीक है। बीच में बना अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। भारत की संस्कृति को उसके झंडे में देखा जा सकता है, पर अभी भी कई मामलों में हमारा देश आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। जब तक हमारे अंदर एक दूसरे के लिए नफरत, बुराई की भावनाएं रहेंगी, तब तक ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारा देश अभी तक पूरा इंडिपेंडेंट हो चुका है। हमारा देश अभी भी उसी राह पर है, क्योंकि अभी हमें आज़ादी नहीं मिली है। जब तक नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, जब तक गरीबों को काम और मजदूरों को दाम नहीं मिलेगा, तब तक ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारा देश अभी पूरा आज़ाद हो चुका है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा देने से हमारे देश में कोई बदलाव नहीं आने वाला। इन सब चीज़ों के लिए हम सबको मिलकर बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ेंगी। गांधी जी ने हमें सिखाया कि बिना हिंसा के भी लड़ाई की जा सकती है, क्योंकि या तो आज करो या फिर मरो, या फिर आज है या फिर कभी नहीं। कल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल भर में प्रलय होई बहुरी करे कब। अर्थात जो काम हमें कल करना है उसे आज करना पड़ेगा, जो आज काम करना है उसे हमें अभी करना पड़ेगा, क्योंकि पल भर में कौन सी समस्या आ जाए वो किसी को नहीं पता। और ये वो दौर था जब राम प्रसाद बिस्मिल रंग दे बसंती चोला गाते गाते हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। ये वो दौर था जब भारत के नागरिक की आम ज़रूरत घर, कपड़ा, रोटी, मकान नहीं, बल्कि खुली हवा में आज़ादी से सांस लेना हुआ करती थी। ये वो दौर था जब देश के बच्चे बच्चे के हाथ में आज़ादी की शहनाई हुआ करती थी। और एक आज का दौर है जब बच्चे बच्चे के हाथ में इंस्टाग्राम की रील हुआ करती है। आज का बच्चा ये सोचता है कि आज तो 15 अगस्त है, आज इंस्टाग्राम पर कौन सी नई ट्रेंड आया होगा, चलो देखता हूँ कौन सा रील आज स्टोरी पर लगाना है। अच्छा, ये वाला ट्रेंड चल रहा है, चलो यही वाली स्टोरी लगा लेता हूँ। मैं अपने वर्णों को अंतिम की कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगा। मरना है तो मरो देश के लिए, क्योंकि सनम में कुछ नहीं रखा है। तैरना है तो तैरो समंदर में, क्योंकि नाले में कुछ नहीं रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, क्योंकि इन बेवफा लोगों में कुछ नहीं रखा है। मेरा नाम हर्ष साहू, मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।